अब अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बच्चे एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ रहे हैं, बच्चे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट में जाके थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी प्लीड हो रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं। कुछ टाइम बाद मेरे को स्टेट में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बेल्ट फोर्स ज्वाइन करने की, तो फिर मैंने स्टेट के टाइम स्टेट वाली साइड मैंने शिफ्ट कर दिया था। तो वो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी या मेरी भूल थी कि स्टेट की रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया था। एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ 2025 में, उसका एग्जाम 2028-29 में होगा। वो कैसे डिजर्व करेगा? वो डिजर्व कैंडिडेट तो बाहर नहीं हो गया। बोल रहा हूँ ना, अंदर से गुस्सा जैसा आ रहा है कि क्या कम से कम 700 लड़कियों ने क्वालिफाई किया था पीटीपीएसटी, फिर कम से कम 100 से 150 लड़की ऐसी थी जो देनी नहीं आई पीटीपीएसटी, और कुछ ऐसी थी वो तब कुंवारी थी जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था, तो शादी दूर दूर तक नहीं थी, और उनकी शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, तो पीटीपीएसटी दे यार। उनके बारे में सोचो कितना पार्टी ऑफिस में जाए, एक बार एसएसआरबी में जाए, सेक्रेटरीट में जाए, एलजी से मिले, सीएम से मिले, कोर्ट में अलग से जाए, तो कहाँ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाए, ये सब एस्पिरेंट करेगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल द नेक्स्ट थॉट पे। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो दिन रात कर देते हैं अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए। हर एग्जाम के पीछे एक कहानी होती है, कभी सक्सेस और कभी स्ट्रगल की। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपका दोस्त अभिषेक और मेरे साथ है मेरे दोस्त जतिन। और आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे वो सब चैलेंजेस के बारे में जो कि एस्पिरेंट फेस करता है। एक एस्पिरेंट के बारे में बस इतना ही जाना जाता है जब वो सक्सेस हो जाता है, तब जब वो फेल हो जाता है उस बीच में वो क्या स्ट्रगल करता है, क्या उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, वो क्या फील करता है, वो सब आपके सामने रखेंगे, स्पेशली हमारे जेएंडके के यूथ के बारे में, जेएंडके के, और अभी तक एस्पिरेंट ने क्या फेस किया है, क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और क्या पीछे हो चुके हैं और आगे क्या आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सब डिस्कशन के बारे में। मैं हूँ आपका दोस्त जतिन, मेरे साथ है मेरे दोस्त अभिषेक। हाँ जतिन, जैसे कि आप बता रहे थे एस्पिरेंट लाइफ के बारे में, आपने अपनी एस्पिरेंट लाइफ कब स्टार्ट की? मैंने अपनी एस्पिरेंट लाइफ अगर मैं थोड़ा बताऊँ आपको, मैंने कोविड के टाइम में स्टार्ट की थी क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। इंस्टीट्यूट बंद थे, कॉलेज बंद थे और बाहर लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ बंद था, और एक वजह वो भी थी और दूसरी वजह ये थी मेरी कोरोना से जस्ट पहले मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो उससे बाद मैंने अपनी एस्पिरेंट लाइफ स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने अपना मतलब स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब किस एग्जाम के लिए आपने तैयारी की? स्टेट की, सेंटर एग्जाम की? का स्पेसिफिक कोई एग्जाम नहीं था, बस मेरा ये था दिमाग में था कि मैंने वेल फोर्स में जाना है, उसी के रिलेटेड था, और उस टाइम पे मेरे को बेस्ट ऑप्शन एसएससी का लगा। उससे पहले भी था कि पहले था वेल फोर्स का, तो उस टाइम पे मेरे को ग्रेजुएशन के बाद सीएपीएफ का लगा कि मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट की, और मैंने सबसे पहले सेंटर का स्टार्ट किया था एसएससी के अंडर। फिर कुछ टाइम बाद मेरे को स्टेट में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बेल्ट फोर्स ज्वाइन करने की, तो फिर मैंने स्टेट के टाइम स्टेट वाली साइड मैंने शिफ्ट कर दिया था। तो वो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी या मेरी भूल थी कि स्टेट की रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया था। क्यों, मतलब गलती क्यों है ये स्टेट के? क्योंकि जहाँ तक मेरे को नॉलेज है इस चीज़ की कि हर कोई स्टूडेंट चाहेगा कि मैं अपने घर के पास ही जॉब करूँ, कौन चाहेगा मैं दूर? तो ये गलती कैसे हुई? तो अच्छी चीज़ है। स्टेट जॉब खराब नहीं है। अच्छा, मैं स्टेट जॉब के लिए नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट के जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है ना, वो चूज करना मेरी गलती थी। स्टेट जॉब तो मेरे तभी तो मेरे को अच्छा ऑप्शन मिल रहा था, तभी तो मैंने सेंट्रल स्टेट में शिफ्ट किया ना, तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी को चूज करना मेरी गलती थी। तो फिर आप ये भी बता ही दीजिए, मतलब कि स्टेट की जो एजेंसी, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो मतलब एग्जाम लेती है स्टेट? हमारे यहाँ पे जेएंडके में 2 मेन एजेंसीज है जो सबसे बड़े एग्जाम लेती है, सबसे ज्यादा। ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट एग्जाम भी होते हैं, और जो स्टेट में जो मेन एजेंसी है वो 2 ही हैं। गस्टेड ऑफिसर के लिए जेकेपीएससी है, नॉन गस्टेड के लिए जेकेएसएसबी है। और जेकेएसएसबी मैंने स्टार्ट किया था, जेकेएसएसबी के अंदर स्टार्ट किया था। मेरा बेल्ट फोर्स था जेकेपी के लिए स्टार्ट किया था। तो ये इसी हिसाब से कि जेकेएसएसबी क्यों, मतलब ये तो आपकी एजेंसी, आप बोल रहे हो कि थोड़ा आपको चूज करने में गलती होगी, यहाँ पे आपकी मान लो कि किस्मत है कि आपको ये एजेंसी, तो एजेंसी गलत क्यों है? ये तो ऑटोनोमस बॉडी है, ये तो गवर्नमेंट के अंडर ही है जो भी है, तो ये गलत क्यों है?
गलत ये बहुत सारी, एक वजह नहीं इसके पीछे, बहुत सारी वजह है इसके पीछे। मतलब कि पिछले जितने सालों से मैं देख रहा हूँ, पता है कोविड के बाद से। और आपको थोड़ा मैं इससे पहले बता दूं कि जेकेएसएसबी के बारे में, 2019 से पहले यहाँ पे जब 2019 में 370 खत्म हुआ था, उससे पहले जेकेएसएसबी को तो जानता नहीं था। हार्ड में मिला था 5 से 10% एस्पिरेंट जानते होंगे। जो आपके भी बड़े भाई बहन होंगे जो देख रहे हैं, उनके अगर बड़े भाई बहन होंगे, आप उनसे पूछिएगा कि उससे पहले अगर जो 2015, 16, 17, 18 में अगर कोई था जेकेएसएसबी के बारे में कोई तैयारी करता था, हार्डली मुझे लगता है कि ज्यादा बंदे होंगे। आज के टाइम पे अगर जेकेएसएसबी के अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई तैयारी कर रहा है तो मुझे लगता है कि 80-90% यहाँ पे जेकेएसएसबी के अंडर बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है। तो 5 से 10% जेकेपीएससी के अंडर तैयारी कर रहा है। और इतना यूथ, इतना बल्क में अगर एस्पिरेंट किसी एग्जाम के या किसी रिक्रूटमेंट के अंदर तैयारी कर रहा है, जब वो रिक्रूटमेंट एजेंसी उस पर खड़े नहीं उतरती है, जहाँ पर अपने बच्चों का भरोसा नहीं जीत पाती है, सबसे बड़ा इशू आता है मेंटल हेल्थ का। जो मेरे साथ साथ बहुत सारे एस्पिरेंट की मेंटल हेल्थ इशू, ये नहीं बोल रहा कि मेंटल हेल्थ इसमें नहीं बोल सकता कि बंदा बच्चा पागल ही हो गया, मतलब इरिटेट कर देता है। मतलब उस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने बच्चों को इतना इरिटेट कर चुकी है कि आप सोच लो कि एक एस्पिरेंट का काम क्या होता है कि नोटिफिकेशन आती है एग्जाम का, आपको जो ड्रीम जॉब है उसके लिए आपने वेट करना है, जब वो आती है अपन उसकी तैयारी करनी है और एग्जाम देना है, क्लियर करना और जाना है। पर हो पता क्या रहा है, हो यहाँ पे ये रहा है कि बच्चे कोर्ट में जा रहे हैं, हाँ। बच्चे एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ रहे हैं, बच्चे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट में जाके थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी प्लीड हो रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं। मतलब कि हर जितने भी रिक्रूटमेंट आ रही है, पहले तो वो कोर्ट में जा रही है, बड़ी रिक्रूटमेंट के लिए कह रहा हूँ, वो कोर्ट में जा रही है, 1-2 साल चल रहा है। एक मिनट जितिन, आपने इतना सब कुछ बता दिया, मेरे को थोड़ा क्लियर करना है मेरे लिए भी और जो भी देख रहे हैं कि मतलब रिक्रूटमेंट हो रहा, कोर्ट में क्यों जा रहे हैं बच्चे? मतलब कोर्ट वाला क्या हम लकी है ना, हम लकी एस्पिरेंट है जीएंडके के और स्पेशल जेकेएसएसबी के, कि हम डायरेक्ट पेपर नहीं देते हैं, हम प्रोटेस्ट करके पेपर देते हैं। ठीक है, पहले उल्टी सीधी चीजें आएंगी, उस पर प्रोटेस्ट हो गए, कभी वेटिंग लिस्ट का प्रोटेस्ट होगा, कभी किसका होगा। तो अगर आपको पूरा डिटेल में बताना चाहो तो वो तो इस पॉडकास्ट में या फिर इस एपिसोड में तो पूरा हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको एक दिन या एक हफ्ता, पिछले 1 साल से तो 2 साल से ये चल रहा है, खत्म नहीं हो रही बातें। तो अगर आपको शॉर्ट में बताऊं, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले उस टाइम पे सबसे पहले एग्जाम होता है एमटीएस का, जो लास्ट ईयर में लगता है, लास्ट ईयर तक कंप्लीट ही नहीं हुई है। अच्छा, 4 साल? हाँ, उसमें कम पोस्ट नहीं थी। जो पिछले 4-5 साल में सबसे ज्यादा बल्क में पोस्ट है, तो यार किसमें पेपर हुआ था एमटीएस का जेकेएसएसबी के अंदर। ठीक, उससे पहले जेकेएसएसबी को कोई जानते नहीं, तो उसके बाद जितने भी 370 के बाद जितनी भी नॉन गस्टेड पोस्ट हैं वो बल्क में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई जेकेएसएसबी के अंदर। तो उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एमटीएस का, वो लास्ट ईयर तक कंप्लीट ही नहीं हुई है। कंप्लीट ये नहीं हुई कि बच्चे नहीं लगे हैं, बच्चे लग चुके हैं। पहली लिस्ट में 8500 था, पहली लिस्ट में 4500 के करीब लगे, फिर उसके बाद 3000 के आसपास लगे, फिर उसके बाद कभी 50, कभी 15, कभी 17, वो 4 साल तक चली जा रही है, वो कंप्लीट ही नहीं हो रही है। और उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए, कितने गिरवाऊंगा आपको, जेकेपीएसए लगा लो, बीएलडब्ल्यू लगा लो, फा लगा लो, आप फीमेल सुपरवाइजर लगा लो, हर एग्जाम अभी आप देखो, कभी उसमें बच्चे इस रिलैक्सेशन के बारे में क्या क्या बताऊँ आप खुद ही एक करके पूछ लो। हाँ, जैसे कि हाँ, लेक्चर में चले जाएगा। हम लोगों को, जैसे हम दोनों ने जेकेपीएसआई का एग्जाम दिया था, जैसे कि हम जानते हैं, बट फिर भी थोड़ा और डिटेल में मेरे को जानना है कि ऐसा क्या हुआ था जेकेपीएसआई में, जो अभी तक, जहां तक मेरे नॉलेज में है, अभी तक जेकेपीएसआई के जो बच्चे, जो नोटिफिकेशन शायद 2021 में आई थी, वो बच्चे अभी तक सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं। इट्स 2025, 5 साल हो गए अभी तक उन बच्चों को, मतलब ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है। तो मेरे को बस जानना है कि जो इतना बड़ा केस बना जेकेपीएसआई से ही हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आप बता रहे हो इतने एग्जांपल्स हैं, तो प्लीज आप उसके बारे में बताइए कि ऐसा क्या हुआ जेकेपीएसआई में या उसके बाद के जो एग्जाम्स हैं। जेकेपीएसआई के बच्चे लकी हैं वो 3 ज्यादा लकी कम से कम ट्रेनिंग सेंटर में तो हैं। हाँ, ठीक है, वो 5 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन 5 साल बाद ट्रेनिंग सेंटर में। और उसमें ना एज क्राइटेरिया भी है, मैं आपको ये भी थोड़ा बता दूं, उसमें 28 साल तक एज क्राइटेरिया है। ऊपर वो उतने लड़की हैं, वो 28 में स्टार्ट किया, वो 33-34 को हो चुके हैं इस टाइम पे। और ये तो आप फिर भी बच्चे ट्रेनिंग में चले गए हैं। उसके बीच में एक रिक्रूटमेंट और आई थी, वो भी कोर्ट में है, उसकी नोटिफिकेशन आई थी। उसके साथ एक फॉरेस्टर भी आया था, 2021-22 में उसकी नोटिफिकेशन आई थी। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 21 की 22 में आई थी। वो तक उसका टायर 1 नहीं हुआ, एक भी पेपर नहीं हुआ, मतलब एक भी स्टेज नहीं टायर, अभी तो उसका एक टायर 1 का पेपर है, उसका टायर 1 अभी कोर्ट केस ही चल रहा है। 3 उसमें आपको थोड़ा डिटेल में जैसे बता दूं, जेकेपीएसएस में आपको पहले इसका बता देता हूँ, फॉरेस्ट का ये बताता हूँ कि 3 एग्जाम थे इसमें, फॉरेस्टर गार्ड, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर। ठीक है, उस पर एक पे केस चल रहा है। पर मेंटल हेल्थ, जैसे मैं आपको बार बार ये वर्ड ना
इसमें बार बार यूज करूंगा मैं। मेंटल हेल्थ बच्चों की ऐसे बिगाड़ी हुई है कि एक एग्जाम का उन्होंने पेपर लेना, एक एग्जाम के ऊपर कोर्ट केस है और बाकी 2 एग्जाम को उन्होंने पेपर स्टार्ट नहीं किया, अब तक रिक्रूटमेंट स्टार्ट नहीं की है। क्यों? जिस पिछले 4 साल से केस ही चल रहा है, अब तक खत्म नहीं हुआ, केस खत्म होगा फिर चला। और फिर आप जैसे कि आपने JKPSI का बात पूछी आपने, JKPSI का तो बहुत सारी वजह है, उसमें रिक्रूटमेंट एजेंसीज की गलती लगा लो, चाहे वो आराम जो भी लगा लो, आप पेपर लीक लगा लो, मतलब ले ही नहीं सकी ना, क्या क्या बताऊं उसको मैं आपको, मतलब थोड़ा सा ले ही नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए वो। कंप्लीट करने के लिए उनको मतलब 4 साल लग गए। पहले पेपर हुआ वो लीक हो गया, फिर से पेपर हुआ। आप खुद सोचो, एक बच्चा एग्जाम पेपर देता है, एक एग्जाम एस्पायरेंट एग्जाम की तैयारी करता है, JKPSI का जो उस टाइम पे सबसे टॉप का एग्जाम था, मतलब SSRB के अंडर वो बच्चा एग्जाम देता है, फाइनली मतलब स्कोर कार्ड आता है, उसमें देखता है कि मेरी अच्छी तैयारी है, रनिंग स्टार्ट कर देता है, उसमें 2 टायर होते हैं, मतलब PET PST भी होता है, वो स्टार्ट कर देता है, फिर एग्जाम कैंसिल हो जाता है, वही बच्चा फिर से तैयारी करता है। और इन सब में पता क्या हो रहा है, उसमें डिजर्विंग कैंडिडेट पीछे रह जाता है, वही भुगत रहा है। एग्जाम में 1 बार देता है, 2 बार देता है, पेपर लीक, ये सब कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट इसके बीच में पीछे रह रहा है, और डिजर्विंग कैंडिडेट सबसे ज्यादा सफर कर रहा है इसमें। एक्चुअली सफर कर ही रहा है, जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि 2-2, 3-3 रिक्रूटमेंट है, 5-5 साल तक चली हैं, और कुछ तो 2021 या 22 में जो फॉरेस्टर का बता रहे हो। लेकिन जतिन, ऐसा भी नहीं है, मैं जहाँ तक सुन रहा था कि 8500 पहले गवर्नमेंट सेंटर के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए थे, कोई मिनिस्टर आए थे, उन्होंने 8000 या 8500 के एक प्रोग्राम होके सब बच्चों को अपने सर्टिफिकेट वो दिए थे, जॉब लेटर्स दिए थे। फिर JKPSI लगे, फिर VLW लगे, फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लगे, तो रिक्रूटमेंट तो हो ही रही है, बच्चे तो ज्वाइन कर रहे हैं। बच्चे तो ज्वाइन करते हैं, तो मैं नहीं कह रहा कि बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं दे रही गवर्नमेंट, या एजेंसी रिक्रूटमेंट को बच्चों को फाइनल लेटर नहीं दे रही, कॉल लेटर नहीं दे रही है, डिजर्विंग कैंडिडेट पीछे रहता है। जो डिजर्विंग है ना, जो जॉब डिजर्व करता है, जो एक स्पेसिफिक जॉब बच्चा किसी की तैयारी कर रहा है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट। कैसे? कोई टाइम, मतलब कोई टाइम बाउंड ही नहीं है इनका। जैसे कि अभी चल रहा है 2025 चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है, अभी जो पिछले जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम है, 2020 21 22 की नोटिफिकेशन की है, जो अभी एग्जाम हो रहा है। अब आप सोच लो कि आज के टाइम पे एक ग्रेजुएशन करके बच्चा बैठा है, जैसे कि मैं तैयारी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ 2025 में, उसका एग्जाम 2028-29 में होगा, वो कैसे डिजर्व करेगा? वो डिजर्विंग कैंडिडेट तो बाहर नहीं हो गया। जो जनवरी इस साल 2025 में जनवरी फरवरी मार्च में जो पेपर हुए हैं, 2020 21 22 की नोटिफिकेशन थी, आप खुद सोचो 2021 में नोटिफिकेशन आई, 2020 से तैयारी कर रहा होगा, आज वो कैसे एग्जाम देगा? 5-6 साल। आप सोचो, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे JNK में इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो डाटा आता है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, जो बोला जाता है, जो डाटा आता है, जो पिछले साल में इतने पिछले साल का डाटा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है इस टाइम पे JNK में सबसे ज्यादा। अब एक एग्जाम के लिए 4 साल वेट करेगा, 4-5 साल एग्जाम के लिए वेट करेगा, तो डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर नहीं हुआ, जो आपको डिजर्व करता है। अब एक एग्जाम होता है, 2021 की नोटिफिकेशन है, उसका 2023 में एग्जाम ले रहे हो, ठीक है, और एक 2022 की नोटिफिकेशन या 2023 की नोटिफिकेशन, आप उसको 2023 में एग्जाम ले रहे हो, उसको पहले ले रहे हो। जैसे इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और लीडरशिप लेवल वर्कर VLW के 2 एग्जाम हुए थे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2021 की नोटिफिकेशन थी, ठीक है, अगर मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ तो 2000 की नोटिफिकेशन, 2021 की नोटिफिकेशन थी। VLW बाद में आया था, उसमें नए जो बच्चे ग्रेजुएट कर चुके थे, नए बच्चे, नए एस्पायरेंट उसमें जुड़े थे। होना ये चाहिए था कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पहले पेपर होना चाहिए था और VLW का बाद में होना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, जो बच्चा 2 साल 3 साल से पीछे तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो एक बार पहले पेपर दे चुका है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुका है, वो बच्चा, वो पेपर कैंसिल हो गया। फाइनेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद पेपर कैंसिल हो गया। उस एस्पायरेंट ने घर पे लड्डू बांट दिया कि मेरा जॉब लग गया, वो पेपर कैंसिल हो गया। 2 साल बाद फिर उसकी तैयारी करता है, उस बीच में VLW आया था, फिर VLW की तैयारी करता है, बच्चे भटक जाते हैं। 2 महीने बाद फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट क्या आ जाता है। आप खुद बताओ, इस बीच में डिजर्विंग कैंडिडेट को साथ गलत नहीं हुआ? एक तो उसने पहले, और बहुत, ये ऐसे मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए, जो फर्स्ट टाइम लिस्ट आई थी, जो सेकंड टाइम लिस्ट में आई थी, नए बच्चे कितने इंक्लूड हुए थे, और उससे पहली लिस्ट में कितना बच्चा बाहर हो गया था। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, एक तो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपको भी है, कितने लोगों को जो मेरे साथ स्टार्ट किया था, वो इसी चक्कर में, इसी चक्कर में पहले हुआ, क्या हो रहा है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स में बाहर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मतलब हाँ, ये तो काफी ज्यादा लैगिंग है, इस लैग कर रहा है जो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट या फिर बोल रहे हैं रिक्रूटिंग एजेंसीज है।
लैग कर रही है इस चीज में। लेकिन अगर एस्पिरेंट के साथ इतने साल से, यहाँ तो कि 1 साल में हुआ है, ये तो 4-5 साल की बात है जहां तक मैं जानता हूँ। तो जो बच्चे हैं वो हम यूथ बोलते हैं, तो हम लोग अपने गवर्नमेंट के पास, तब एलजी थे हमारे, अभी भी हैं लेकिन तब गवर्नमेंट नहीं थी हमारी, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी अभी, तब एलजी थे, सेंटर से कनेक्ट हो रहे थे। अभी हमारी पार्टीज आई हैं, मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, तो इन चीजों से क्यों नहीं बात की? सिर्फ प्रोटेस्ट, ठीक है आपने प्रोटेस्ट किए, जो भी चीजें हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? या बच्चे इनके पास क्यों नहीं गए? कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई अपनी कोई बात करते तो एलजी के पास बात पहुंचती, सीधा सेंटर में बात पहुंचती, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? शायद चीजें जल्दी हो जाती। प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए हैं, तो जैसे कि आपके दिमाग में ये बात है, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है, इसलिए मैंने स्टार्ट में ये बात बोल दिया है कि बच्चा, उसका एक्सपेरिमेंट उसका काम क्या है, अपने मतलब अपने एग्जाम की तैयारी करना, पेपर देना, उसके बाद अपना जो भी है रिजल्ट उसके हिसाब से आगे चलना। और वही तो कर रहा है बच्चा, वो कर ही नहीं रहा। बच्चा क्या कर रहा है? पेरेंट्स टाइम पे क्या कर रहा है? एलजी के पास जा रहा है, अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके पास जा रहे हैं, ठीक है, जेकेएसएसबी के पास जा रहे हैं। और जेकेएसएसबी के जब भी कोई ऑफिस में जाता है, एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब मैं आपको ना मेंटल हेल्थ में जो हमने वर्ड यूज किया ना, मेंटल हेल्थ, जो डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर होते हैं, ये 2 वर्ड ऐसे ना, और बार बार इस चीज में रिपीट इसलिए होंगे कि यही 2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा सफर कर रही हैं। अब कैंडिडेट बच्चा के एस्पिरेंट जाता है, ऑफिस जा रहा है बच्चों से, जेकेएसएसबी, चाहे जेकेएसएसबी हो, डायरेक्ट जेकेएसएसबी बोल सकता है, उसमें आता है, उसमें आपको सब मेंटल टॉर्चर भी हो रहा है। आप तो क्या नहीं कर रहा है, एस्पिरेंट हर चीज कर रहा है। बहुत सारे बच्चों के ग्रुप बने हुए, बहुत सारे बच्चे जाते हैं यार, कहाँ कहाँ डेलीगेशन जा रहा है बच्चों का, किस किस के पास जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी के पास, हर किसी के पास जा रहा है, चाहे सेक्रेटरीट हो गया, चाहे ऑफिशियल्स के पास हो गया। उसी बीच में मेरे को जैसे अभी एक बात आपने बोला याद आ गई, अभी जो बच्चे जा रहे हैं, जैसे कि कुछ सोचो कि बच्चा 4-5-10 बच्चे जाते हैं चेयरमैन मैम से मिलने, या फिर चेयरमैन स्टाफ पे चेयरमैन मैम है, पहले चेयरमैन सर से, ठीक है, बच्चे जाते हैं, तो वहां पे जो लोअर ऑफिशियल्स है ना, वो उनको बच्चों को और मेंटल हेल्थ, मतलब उनको टॉर्चर टाइप का करते हैं। बैठो, नाम बोलो अपना, क्या नाम है तुम्हारा? अगर तुम्हारा मतलब कि अगर कुछ ऑफिशियल्स के पास जा रहा है, एक बच्चा जाएगा, वो तो डर जाएगा ना। ऑब्वियसली, थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, पुलिस स्टेशन थोड़ी ना जा रहे हैं हम लोग। पुलिस स्टेशन अगर सीएम से आप मिलने जाते हो तो आपको मतलब कि आपका प्रॉपर चेक, अगर आपको लग रहा है ये बच्चा नहीं है या कोई हो रहा है, एक बहुत बड़ा इशू है जो मतलब कि आपके माध्यम से लोगों के सामने उठाना चाहिए, सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि जो चीज नहीं भी जानते लोग, मतलब कि जो चीज जम्मू से थोड़ा दूर रहते हैं, तो उनको थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे कि जम्मू के बच्चे अगर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि रिसेंट में मैंने अभी देखा, थोड़ी देर पहले बच्चों के साथ क्या हुआ, बच्चे गए और हमारे साथ में जो टीचर्स हैं वो भी गए थे। अच्छा, तो अब ये नहीं कह रहा मेरे साथ गए थे, बच्चों के साथ गए थे, तो टीचर उनके साथ उनका रवैया अलग था। आपको टीचर्स मतलब टीचर्स जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर हैं, अच्छे खासे बच्चों को, मतलब जो पढ़ाते हैं एग्जाम्स के लिए, जेकेएसएसबी के स्पेशली जेकेएसएसबी के एग्जाम को बच्चे की प्रिपरेशन करवा रहे हैं पिछले 3-4 साल से, बहुत अच्छे मतलब कि करवा रहे हैं उनको। तो अब जो बच्चे जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उनको क्या बोला जाता है, क्या नाम है तेरा, किधर लिख, पेरेंट एज लिख, फोन नंबर लिख। वो बच्चा दूसरी बार जाएगा ऑफिस से मिलने, तो डर जाएगा, वो तो डरेगा नहीं, क्या पता क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपको सिक्योरिटी रीजन है, बाहर उन्होंने रजिस्टर लगाया हुआ है, उस पर अपना नाम लिखो, पेरेंट ये लिखो, अपनी जो भी है आप फोन नंबर लिखो, आप अगर तलाशी लो बच्चे की, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बॉम्ब लेके आ रहा है, मेरे साथ पता नहीं क्या कर देगा, तो तलाशी ले लो ना आप। आपके पास वहाँ पे सेंटर फोर्स के लगे हुए, सेंटर फोर्स के लगी हुई, हमारे जेकेपी में सेंटर फोर्स के लगी हुई है, वहाँ पे चेक करवा लो। ये क्या तरीका हुआ? एक तो अलग से पेज अंदर से आएगा, एक अलग से पेज अंदर से आएगा फटा हुआ, ये नहीं कोई प्रॉपर पेज और रजिस्टर जो मतलब कि आप दिखाया जाता है कि कल को 10 दिन के बाद या 1 साल के बाद पूछा था कौन आया था। एक फटा छोटी सी पर्ची टेढ़ी सी आएगी, फाड़ी हुई, इस पे नाम लिखो अपना, जिससे मिलने जाओगे वो पर्ची पहले उसके आगे पड़ी होती है। ये क्या तरीका है? बच्चे तो डर रहे हैं, एक्सेसिबल नहीं है, मतलब जो भी एजेंसी है, टॉप ऑफिशियल नहीं कह रहा हूँ, जो लोअर ऑफिशियल है ना, ये नीचे बैठे हुए हैं, जो अपने आप को टॉप समझते हैं, अच्छा, ये उनके काम है, चेयरमैन से जो नीचे होते हैं, हाँ, जो भी नीचे होते हैं, ये उनके काम है। बच्चों को वहां पे अपने हल है, टॉर्चर, जैसे कि टॉर्चर है बच्चों के हिसाब से, एक बार जाएगा दूसरी बार जाएगा, बच्चा कहाँ नहीं जा रहा, एस्पिरेंट कहाँ नहीं जा रहा। किससे मांगे, मतलब किससे बात करें अगर आप ही लोग ऐसे करेंगे? किससे नहीं कर रहा, वो यही ऑप्शन मतलब बताए नहीं ना, किससे बात करें। जेकेएसएसबी से पूछे, वो तो ऑटोनोमस बॉडी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सरकार से पूछे, किससे पूछे, किस अगर यही पूछने की बात, बच्चा कहाँ नहीं जा रहा। अब लास्ट टाइम आपको बताऊं, जेकेपीएसए के टाइम, जेकेसीएल जेसीएल के टाइम, हर जगह क्या था, किस के हर पार्टी के पास बच्चा जाता है, ये नहीं कोई सिर्फ एक पार्टी के पास, हर पार्टी ऑफिस में गए थे, और अब पार्टी ऑफिस में मैं खुद गया था, और भी बाकी बच्चे गए थे, कितना कहानी बढ़ के। अब एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवाने के लिए एक बच्चा पार्टी ऑफिस में जाए, एक बच्चा एसएसआरबी में जाए, सेक्रेटरीट में जाए, एलजी से मिले, सीएम से मिले, ये कोड के, हाँ, कोड में अलग से जाए,
तो कहाँ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाए, ये सब एस्पिरेंट करेगा। और उस चीज में आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा, मुझे ये सब कुछ करेगा तो कंपटीशन में कब पढ़ेगा कब, पढ़ेगा कब, कब टेंशन फ्री रहेगा। कि अगर वो पढ़ता रहेगा तो एग्जाम तो 5 साल में होगा, एग्जाम नहीं होगा। अगर वो पढ़ता रहेगा तो 5 साल में एग्जाम वो हो रहे हैं। अभी के देख लो, जैसे कि अभी मैंने बताया जनवरी फरवरी का 2020-21-22 की नोटिफिकेशन हो रही है। आप जाओ पूछो ऑफिसर्स के, वो बोल रहे हैं कि मैं पिछली रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। पिछले वाले से पूछो, वो पिछली कर रहा था, मतलब पिछली करते रहेंगे, जो टाइम पे चल रही है वो टाइम पे नहीं होगी। अब रही टाइम पे होने के बाद जो अभी है वो भी कौन सी कंप्लीट हो रही है, वो भी अभी हो ही नहीं रही है। अभी जैसे जहाँ तक आप ही पहले हम लोग बात जब कर रहे थे तो आप ये भी बता रहे थे कि जैसे कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है वो रुकी हुई है, जेकेपीएसआई की नोटिफिकेशन काफी टाइम हो गया, निकले 1 साल हो गया आई थिंक, वो रुकी हुई है। तो इसका क्या प्रोग्रेस है, कुछ चेंज हुआ इतना कुछ होने के बाद, गवर्नमेंट आने के बाद या जो भी है? गवर्नमेंट आने के बाद एक चेंज हुआ है कि गवर्नमेंट काम जल्दी से हो रहा है। ये तो अच्छी चीज है, एग्जाम हो रहे हैं तो गवर्नमेंट के काम अच्छे जल्दी से हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। गवर्नमेंट जो कराना चाह रही है वो गवर्नमेंट जो कराना चाह रही है वो हो रहा है। अगर मैं सीधा लैंग्वेज बोलूं, गवर्नमेंट अगर चाहे ना कि रिक्रूटमेंट को जल्दी करवाना, गवर्नमेंट करवा सकती है। वो ऐसा वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर कोई गवर्नमेंट अपनी लास्ट ईयर में 1 साल भी नहीं हो गवर्नमेंट को आए हुए, वो बड़ी बड़ी स्कीम लॉन्च कर चुकी है। ठीक है, वो स्कीम लॉन्च करने के लिए बहुत कुछ लगता है, फाइनेंशियल ये वो सब कुछ देखा जाता है। वो स्कीम्स लॉन्च हो चुकी हैं, तो क्या रिक्रूटमेंट खत्म है? उससे पहले की रिक्रूटमेंट आई हुई है। गवर्नमेंट स्पेशली बॉडी बनी हुई है उसके लिए। गवर्नमेंट बनने से पहले हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी है उससे बनने से पहले रिक्रूटमेंट आई हुई है, पर वो कंप्लीट नहीं हो रही है। पर गवर्नमेंट बनने के बाद गवर्नमेंट के काम कंप्लीट हो चुके हैं। गवर्नमेंट बनने के तुरंत बाद इस गाड़ी के ऊपर 6-7 महीने के वो वेटिंग पीरियड चलता है, वो उनको 1 हफ्ते में मिल जाती है। पर एक यूथ को जिसको नौकरी चाहिए, जिसकी वो तैयारी कर रहा है, वो कुछ आपसे भीख नहीं मांग रहा है कि भाई मेरे को नौकरी दे दो। यहाँ ऑफिस में जा रहा है कि जैसे कि पहले दिया जाता था, जॉब लेटर लेके जाता था, को जॉब लेटर मिल गई, तेरी नौकरी। वो कह रहा है एग्जाम ले लो, एग्जाम में मेरे को बैठने दो। वो बच्चे फ्रस्ट्रेट होता है ना, वो अंदर से ही बोलता है। वो बॉडीज जो है उनको सैलरी इस चीज की ही मिल रही है। आई थिंक कि आपको एग्जाम लेना है, आपको काम है, उसी चीज की सैलरी ले रहे हैं। वो एग्जाम लेते हैं पर टाइम से नहीं लेते। कि जैसे हाँ, मैं इसी एग्जांपल से, जैसे आप बता रहे, इसी एग्जांपल से मैं आगे आपसे सुनना चाहूंगा कि जैसे इसी एग्जांपल से अभी जो चल रहे हैं कांस्टेबल और जेकेपीएसआई, थोड़ा सा जो अभी इस साल चल रहा है उसके बारे में बताइए, कैसे डिले हो रहा है या क्या प्रोग्रेस है इस चीज को लेकर, ताकि हम समझ पाए। थोड़ा डिटेल में बताऊं सीधा, मतलब कि जो आम व्यूअर भी समझ आए। लास्ट ईयर 2024 में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई, सिर्फ 2 रिक्रूटमेंट आई, दोनों जेकेपी की आई। जेकेपीएसआई जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर की और जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल की। इसमें टेलीकम्युनिकेशन, आर्मडार, एग्जीक्यूटिव, फोटोग्राफर वगैरह सब कुछ था। लास्ट ईयर इसका एग्जाम हुआ December 1 को। एग्जाम उन्होंने टाइम बॉर्ड में ले लिया 2024। उसके लिए मैं थैंक करता हूँ SSRB का, गवर्नमेंट का भी, कि उन्होंने टाइम बॉर्ड में एग्जाम ले लिया। अब वो लास्ट ईयर आई थी जून जुलाई में। ठीक है, उसके 2 टायर होते हैं। पहला टायर तो हो गया, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। December 1 को एग्जाम हुआ था, 6 महीने होने कांस्टेबल का कह रहा हूँ। और वो बच्चा जो स्कोर कार्ड आ चुका है, उसमें बच्चे ने अपने कैलकुलेशन लगा के देख लिया कि मैं रनिंग में फॉल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मोटा सा, मतलब नोटिफिकेशन आया हुआ 1 साल हो गया उस चीज को, तो नोटिफिकेशन आया हुआ 1 साल हो गया। एग्जाम लिए 6 महीने होने वाले हैं। 6 महीने हो गया, अगले साल 1 साल हो जाएगा उसको नोटिफिकेशन आए हुए। 6 महीने हो गया उसको एग्जाम लिए हुए, रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हाँ, आंसर शीट आ गई, मतलब कि जो स्कोर कार्ड आ गया, कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स। लेकिन उससे तो क्लियर नहीं होता। जो एब्सेंट था उसको भी पता है, जिसके 0 मार्क्स उसको भी पता है। उसमें उससे तो क्लियर कुछ होगा नहीं कि कौन पास है कौन नहीं है, कौन आगे स्टेज पे जाएगा। जिसमें रनिंग के लिए वो नहीं आई है। अब 6 महीने से कोई उनकी रनिंग नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो कहते हैं ना, बचकानी जो हरकत होती है, बचकाना जो बच्चा गलती करता है। यार क्या बच्चे ने गलती की, वो गलती की है। लास्ट ईयर आप डिसाइड करते हो कि हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, बताऊंगा कितना फ्रस्ट्रेट करेगा अंदर से बच्चा। जैसे कि बोल रहा हूँ, मेरे को अंदर से गुस्सा जैसा आ रहा है कि क्या गलत वर्ड ना निकल जाए मेरे मुंह से। लास्ट ईयर आप डिसाइड करते हो, जून जुलाई में आप निकालते हो नोटिफिकेशन कि हम कांस्टेबल की भर्ती कर रहे हैं। 2 टायर है उसमें, पहला एग्जाम होगा, दूसरा PET PST होगा। क्या आपको तब नहीं पता था कि PET PST के लिए हमें एजेंसी हायर करनी है, उसमें अपना रनिंग लेनी है? ठीक है, तब नहीं पता था। एग्जाम ले लिया आपने दिसंबर में, आपको फिर भी पता नहीं था टायर 2 के लिए आपने PET PST के लिए एजेंसी लेनी है। ठीक है, तब भी आपको नहीं पता था। आप बहुत बच्चे हो, आप वहाँ पे ऑफिसर से नहीं लगे हुए हैं, बिजी होंगे ऑफिसर जो आपको, मतलब और भी गवर्नमेंट के काम होंगे, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी तो है नहीं है। इसको रिक्रूटमेंट के अलावा और भी बहुत कुछ काम है।
शायद हो सकता है। हाँ। यही होता होगा फिर, जिसको रिक्रूटमेंट के अलावा कुछ और भी काम होंगे, फिर अपने घर के काम होंगे, फिर यही बोल सकते हैं हम। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे मुंह से कुछ गलत निकला, फ्रस्ट्रेट कर देता आदमी को ना, बता एक्चुअली फ्रस्ट्रेट है बच्चे, मेंटल हेल्थ खराब कर देता। फिर बच्चा तैयारी कर रहा है और बीच में ना एक्सपेक्टेड चीजें बहुत चीजें आ जाती हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम कैलेंडर, एक्सपेक्टेड आपकी रनिंग तब होगी, बच्चों को ये ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं जो बीच में। और इस बीच में आप अप्रैल में एक नोटिफिकेशन निकालते हो, आपको अप्रैल में याद आता है कि नहीं हमने रनिंग लेनी है, फिर आपको याद आता है ओह हमारे पास तो रिक्रूटमेंट रनिंग करने के लिए हमारे पास तो एजेंसी नहीं है, ठीक है। फिर अप्रैल में आप नोटिफिकेशन निकालते हो, अप्रैल नोटिफिकेशन निकालते हो कि हम ई बिडिंग कर रहे हैं रनिंग के लिए, पूरा अप्रैल निकल गया, पूरा अप्रैल निकल गया, आपसे बिडिंग हुई नहीं। पता नहीं क्या होता है सी बिडिंग में, मतलब ये बिडिंग किस में चीज ये के लिए होता होती है है? पीटी पीएसटी कंडक्ट करवाने के लिए, रनिंग के लिए आजकल की चिप्पे वगैरह लगती हैं रनिंग करवाने के लिए, जिसमें डंड वगैरह हाइट चेस्ट वगैरह पीटी पीएसटी दोनों होता है। तो उसके लिए कंपनी हायर होती है, कंपनी हायर होती है, वो जेकेएसएफ में रिक्रूटमेंट खुद तो करती नहीं, उसके लिए कंपनी होती है, वो हायर की जाती है, वो करवाती है। वो हायर करने के लिए ई बिडिंग होती है, बिड करवाई जाती है कि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कंपनी है। इनको पिछले 1 साल से पता नहीं था हमारे पास कंपनी नहीं है, मतलब पीटी पीएसटी करवाने के लिए हमारे पास कंपनी नहीं है। आप कुछ सोच सकते हो कि कितना, मतलब कि कितना ये बचकाने वाली हरकत है, क्या मतलब कि 1 साल होने वाला है। और अब अप्रैल में निकालते हैं, अप्रैल पूरा खत्म हो गया, पता नहीं टेबल पे बैठ पे चाय पी थी या ई बीटिंग कर रहे थे या ई गेमिंग कर रहे थे, वहां पे क्या कर रहे थे वो कोई नहीं जानता, क्योंकि अंदर की बात वो जानता नहीं है। फिर अप्रैल 28 को फिर से एक नोटिफिकेशन आती है इनकी वेबसाइट पे, एक नोटिफिकेशन कि मई में फिर से ई बीटिंग कर रहे हैं। क्यों, पिछले महीने क्या हुआ? अभी मई में फिर से ई बीटिंग चल रही है, अब मई 28 तक फिर से ई बीटिंग चल रही है इनकी एजेंसी हायर करने के लिए, क्या बोलते हैं पीटीपीएसटी करवाने के लिए। 30 दिन लग गए इनको इस चीज का कर। हाँ, पूरा कैलेंडर है उसमें, आई बीटिंग के लिए पर अप्लाई करो, पूरा उसमें डिटेल दी हुई है उन्होंने, अच्छी खासी नोटिफिकेशन है। वो गवर्नमेंट आपको लेट करवाने के लिए 1000 चीजें, जल्दी करवाने के लिए आपके पास एक ही बहाना है। कहते हैं ना करने के लिए 100 बहाने, हाँ करने के लिए एक बहाना, बस वही है, जल्दी करवाने के लिए एक ही बहाना है, कोई चीज ओपन जाएंगे। वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, गवर्नमेंट चाहे, रिक्रूटमेंट एजेंसी चाहे तो जल्दी हो सकती है। अब ठीक है, अब मुझे अब इस पे फिर से मैं आता हूँ, मेंटल हरासमेंट और आपका एक जो कहते हैं ना कि जो कैंडिडेट बाहर हो रहा है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट कैसे इसमें पिस रहा है, कैसे इसमें सफर कर रहा है। वो पिछले साल से ना कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, 2024 में नोटिफिकेशन आई, तैयारी कर रहा है उसकी। पहले उसने एग्जाम की तैयारी की, उसको पता है कि मैंने इसकी रनिंग भी है, मेरे इसमें पार्ट 2 भी है, मेरा टायर 2 भी है। टायर 2 में जो जिसका टायर 2 पीटी पीएसटी होता है ना, वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं कंप्लीट कर पाता। स्टूडेंट अगर उसको पूरे मतलब अगर आपकी जॉब लेनी है, फिजिकल फिटनेस उसके लिए इतनी जरूरी होती है, उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। वो पिछले साल भी फिजिकल फिटनेस रख रहा था, इस साल भी फिजिकल फिटनेस रख रहा है, ठीक है। और इस साल को पता नहीं कब तक रखनी है, इस साल को पता नहीं कब तक रखनी है। अगर बीच में कोई और एग्जाम आया था, गया डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर, किसी और एग्जाम के लिए वो दे ही नहीं पाएगा क्योंकि वो बिजी है। अब भी इस टाइम पे कांस्टेबल का एस्पिरेंट अगर मेरे को सुन रहा है, वो मेरी बात से सहमत होगा। अगर वो सुबह या शाम को रनिंग करने जा रहा है, आप खुद से बताइए, जब आप सुबह रनिंग करके जाते हैं दिन को पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जाता। जो कितना ही फोकस कर, जो शाम को दौड़ता है, जो शाम को रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, वो नहीं दौड़ता, नहीं फोकस कर पाता। सिर्फ पढ़ना और एग्जाम में कंप्लीट करना अलग चीज है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो एक एस्पिरेंट, इसलिए कह रहा हूँ कि हम एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट की दिल की बात और उनके जो दिन में चल रहा है, जो उनके मन में चल रहा है, वही सामने रख रहे हैं आपके आगे। हमें पता है कि नहीं पढ़ा जाता, चाहे वो ऑफिशियल समझे चाहे ना समझे, हाँ। उनको यही चीज हमने समझानी है, और बच्चों को ये काम नहीं है समझाना, ऑब्वियसली नहीं है। वो उनका काम है कि आप टाइम बोर्ड में खत्म कीजिए और बच्चों को एक अपनी नौकरी दीजिए। इस बीच में किसी को इंजरी, जैसे कि अभी इंजरी से मेरे को एक बात और याद आ गई, लास्ट टाइम क्या होता है, इंजरी की वजह से बच्चे अपनी एक ड्रीम जॉब नहीं ले पाए थे। 2021 से एक बच्चा, आप सोचो 24-25 साल का है, 23-24 साल का है, वो सिर्फ 2-3 साल हो गया तैयारी स्टार्ट करते, उससे पहले कोरोना आ गया था, 370 हो गया, रिक्रूटमेंट आई नहीं, कोई था ही स्टेट में। वो बच्चा 3-4 साल, उसके 3 साल वैसे खराब हो ग्रेजुएशन के बाद, वो बच्चा 2021 से तैयारी कर रहा है। और मेरे दोस्त हैं, मेरे नॉन में हैं कुछ, वो इसी वजह से बाहर हो गए, फिजिकल अनफिट हो गए। बच्चों की दौड़ते दौड़ते फ्रैक्चर हो गया, पीटी पीएसटी देते देते उनको दौड़ते दौड़ते फ्रैक्चर हो गया, फिर ड्रीम जॉब से वो बाहर हो गए। लेकिन इसमें एजेंसीज का क्या रोल है? एजेंसी का रोल था, टाइम बोर्ड में क्यों नहीं खत्म करवाया उन्होंने? अच्छा, मतलब ज्यादा टाइम क्यों नहीं खत्म करवाया? यही तो याद, मैं आपको जैसे बार बार कर रहा हूँ, डिजर्विंग कैंडिडेट कैसे बाहर होता है जब कोई चीज टाइम बोर्ड में खत्म नहीं होती है। टाइम बोर्ड में अब खुद ही सोचो कि 1 साल हो गया है अब तक, ये तो हो गई इसकी बात। इसके साथ 2024 में दूसरी नोटिफिकेशन आई थी जेकेपीएसआई की,
उसमें भी 2 टायर है, अगर देखा जाए तो तीन है, तीसरा तो क्वालिफाई हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, मेडिकल भी होता है उसमें मेडिकल भी है। तो पहले पेपर है, पीईटी पीएसटी है, मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद जाके आपको फाइनल कॉल लेटर मिलेगा। और अगर इसी में इतने टाइम लगा देगा, 2024 की नोटिफिकेशन आई हुई है, अभी उसका एग्जाम नहीं हुआ, टायर 1 ही नहीं हुआ, कब जाके टायर टायर 2 होगा, फिर जाके आगे चीजें। अब बच्चों को ये भी कर एस्पायरेंट जो तैयारी करता है, चाहे वो जो बच्चा चाहे एग्जाम में टॉपर भी आता है ना, तो टॉपर को भी नहीं पता होता कि मैं टॉप करूंगा और मैं क्वालिफाई करूंगा, तो ये अभी तक वैसे बच्चों को नहीं पता है, तो एग्जाम नहीं ले रहे। 2024 की नोटिफिकेशन आई हुई है, अभी तक कोई एग्जाम दूर तक, अब इन्होंने कैलेंडर निकाला हुआ अगस्त 10 तारीख तक। हाँ, जैसे कि आप बता रहे थे कि फॉरेस्टर के बारे में, फॉरेस्टर का क्या हो रहा है फिर, मतलब भी उसकी भी तो कुछ स्टेज होंगी कि 2022 या 21 में उसके फॉर्म नोटिफिकेशन निकली है, तो अभी इतना टाइम हो गया, उसकी भी तो स्टेजेस हैं, आई थिंक 1-2 स्टेजेस है जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, तो उसका क्या होगा फिर, अभी नहीं हुआ। आपने मूवी देखी है सनी देओल की? कौन सी? इसमें डायलॉग है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही चल रहा फॉरेस्ट में, फॉरेस्टर केस में अभी तक वही चल रहा। बच्चा इस अभी फिर से आपको उसमें एक नई चीज और बताता हूँ, जैसे मैं आपको पता मेंटल डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, मेंटल डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चों। एक बच्चा जिसका काम होता है, फिर से सेम रिपीट बात करूंगा, काम होता है एग्जाम के लिए पढ़ना, एग्जाम की तैयारी करना। अब बच्चा पता क्या कर रहा फॉरेस्टर का, 2021 में बच्चे ने तैयारी करना स्टार्ट की, आज वो बच्चा ना कोर्ट की हियरिंग सुन रहा है, शाम तक वेट करता है कि मेरा कोर्ट नंबर, मेरा केस नंबर कितने पे है, कब इसकी फिजिकल हियरिंग है, कब इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हियरिंग है, उनका वकील आया, हमारा वकील गया, ये बच्चा कर रहा है, ये बच्चे का काम है, एक एस्पिरेंट का ये काम है, ये कब सोना था। तो लेकिन कोर्ट केस तो एस्पिरेंट ने किया है इस चीज के ऊपर, जहां तक मेरे को नॉलेज है, तो जिसके ऊपर नहीं किया उसका जैसे 3 क्या है, हाँ। 3 रिक्रूटमेंट है उसमें, फॉरेस्टर गार्ड, इंस्पेक्टर और फॉरेस्टर, ठीक है, उसमें एक ही पे केस है, बाकी 2 पे क्यों नहीं करवा रहे हो। और उसका एक चीज और बताता हूँ, उसमें जो 2 पार्ट है, एग्जाम है और दूसरा इनका फिजिकल फिटनेस है, मतलब रनिंग है, वॉकिंग 24 किलोमीटर की है। 2021 में बच्चा है जिसने तैयारी स्टार्ट की, वो 24 किलोमीटर की रनिंग तैयारी कर रहा है। अब उसको खुद नहीं पता मैं तैयारी कर रहा हूँ। 4-5 साल फिजिकल फिटनेस को कंटिन्यू रखना पढ़ने के बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आसान उनके लिए जिन्होंने सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए अपनी ध्यान देना, साथ में पढ़ना नहीं है, कंपीट करना है, एग्जाम में कंपीट करना बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर के टॉपर में बच्चे आना है, टॉप 500 टॉप 1000 में बच्चों को अपने रैंक को लाना है, वो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ वो अपनी फिजिकल फिटनेस को देख रहा है, ये थोड़ी छोटी मोटी बात नहीं, 24 किलोमीटर की है, ठीक है, 2-2.5 घंटे का टाइम है, 4 घंटे का टाइम है, 4 घंटे का टाइम है और 24 किलोमीटर की रनिंग है। तो उसके लिए जब कोई तैयारी करता है, उसके लिए तैयारी कर रहा है। अब वो जो बच्चा उस टाइम जिसने तैयारी कर ली, फिजिकल फिटनेस कर ली, एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली, अब 4 साल से वो वेट कर रहा है, वो कब कम्पीट करेगा? वो तो रह गया ना, उस बीच में वो कितने एग्जाम देगा, उस बीच में क्या होता प्राइवेट। और फाइनेंशियल कंडीशन, अगर हमारी स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, इसका ये मतलब है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है। फाइनेंशियल कंडीशन में कोई एक बात और याद आती है इस पे, अगर आप किसी बच्चे को रिक्रूटमेंट टाइम पे दे दो, उसको नौकरी दे दो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को फ्री में भेजने की, जो फ्रीबीज देते हैं, फ्रीबीज देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उस घर में आप बच्चे को नौकरी दे दो, ये नहीं आप बांट दो, टाइम पे एग्जाम दे दो ना, उस गरीब घर के बच्चे की नौकरी लग जाएगी, वो कुछ नहीं फ्री मांगेगा आपसे। ठीक है, टाइम मेन चीज है, टाइम बाउंड में खत्म कीजिए आप। तो जैसे टाइम बाउंड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज है स्टेट की, जितनी भी रिक्रूटमेंट ये कर रही हैं, 4-4 5-5 साल लग रही है, तो ये जो सेंटर के एजेंसीज हैं, इनको इतना टाइम क्यों नहीं लग रहा? वो क्यों मतलब इतनी जल्दी या इतने टाइम बाउंड में चीजें किए जा रही हैं? क्या डिफरेंस है? जैसे मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगा कि एक हमारे जो स्टेट एजेंसीज हैं और जो सेंटर की, चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, क्या मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से वो इतनी मतलब ठीक है, प्रॉब्लम सब में है, सब में कहीं ना कहीं पेपर प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी हर साल या हर कभी ना कभी एग्जाम रेगुलरली हो रहे हैं। क्या डिफरेंस क्या है? कैसे वो कर पा रहे हैं ऐसे? डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर वो सेंट्रल एजेंसीज के 50% या 10% भी बन जाए ना, हमारे यहाँ बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। सबसे बड़ा डिफरेंस, पहला डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, उनका हर साल एग्जाम होता है। हाँ, जो इसमें एसएससी में एग्जाम होते हैं, जो मेन एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ये उनके मेन एग्जाम है। स्टैंड वगैरह भी है, जी वगैरह भी है, वो मेन है। हर साल एग्जाम होते हैं, हर साल उसमें जॉब लेटर मिलती है। जो साल नहीं कर पाता वो अगले साल फिर से करता है।
वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट तो वहां पे मतलब नहीं फिर से है, अपेयर कर पाते। फिर से अपेयर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक उसकी फाइनल लिस्ट आती है तब तक उसके 2 महीने बाद फिर से एग्जाम आ जाता है। अच्छा। और हमारे यहाँ पे एक बार जिस एग्जाम में बच्चा बैठ गया, वो दूसरी बार एग्जाम उसकी जिंदगी में आता ही नहीं है। क्यों? जैसे जेकेपीएससी आया, कांस्टेबल आया, ये तो कांस्टेबल आया ना 2016 में आया था, उसके बाद अब आ रहा है। तभी तो बच्चे ने बैठे हुए हैं एज रिलैक्सेशन के लिए। क्यों बैठे हैं? एक 2019-20 में भी शायद आया था एक कांस्टेबल का, हाँ। वो सिर्फ बॉर्डर बटालियन का था। अच्छा, उसमें वो सिर्फ बॉर्डर स्टेट्स वाले अपेयर, बॉर्डर स्टेट में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का था। अच्छा, बॉर्डर उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से 10 अपेयर कर सकते हैं। हाँ, इसमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में अपेयर कर सकते थे, लड़कों का कह रहे थे। उसमें उसके बाद सिर्फ अब आया जो मेन, तो टेक्निकली देखा जाए तो 8 या 9 साल बाद आ रही है। हाँ, उस टाइम पे जो 21-22 साल का था वो बाहर हो गया ना, उसको हाँ। दूसरा मौका नहीं मिला। और जिसको आप दूसरा मौका दे रहे हो उसको आप अच्छे से दे ही नहीं रहे हो, वो फिर से दूसरा मौके का तैयार कर रहा है, वो कर रहा है ना। मतलब जिसकी फिटनेस अगर कोई इंसान 2021 में से जेकेपीएससी मेरे हिसाब से निकली थी, तो एग्जाम उसका जो फिजिकल हुआ वो शायद 2023 में हुआ, 2-2.5 साल बाद हुआ आई थिंक। तो 2-2.5 साल वाला जो 27 एज का होगा वो 29 का हो जाएगा। तो जो मैं एज कह रहा हूँ उस टाइम पे आप ट्रेनिंग सेंटर चले जाओ। हाँ उस टाइम पे ना उस 2021 वाले की जेकेपीएससी की ट्रेनिंग चल रही है, हाँ जी, आपको 30 प्लस मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको 30 प्लस मिल जाएगी। यही वजह है। मैक्सिमम ये नहीं कह रहा है कि मैं आपको वहां से 1200 मिलता आपको 800 बंदा मिल जाएगा। मैक्सिमम मतलब ये है कि बहुत सारे बंदे, बहुत सारे हैं। मैं बल्क में आपको जो वो चाहते थे, क्योंकि उन्होंने 30 का खुद रखा हुआ था, हाँ। 32, 33, 34 के पहुंच चुके हैं। जो आप चाहते थे कि हमें यूथ मिले, एज इलेक्शन देने के बाद 32-34 पहुंचे हैं। पहुंचे हैं। अब जिसने 30 में फॉर्म फिल किया था 21 में, वो 25 में क्या एज होगी इसकी? जो 28 में फॉर्म फिल किया था 2021 में, उसकी अब 25 में क्या एज होगी? अब खुद सोचो ना, वो कितना फिट हो पाएगा। मतलब ठीक है, सब में अपना जुनून है, लेकिन एक बायोलॉजिकल फिटनेस भी तो होती है बॉडी की। क्यों सारे जो आर्म फोर्सेस या फिर बेल्ट फोर्सेस सारे कम एज में रखती हैं? तो ये तो बहुत ही हमारी स्टेट के लिए भी, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है ही ये। नेशनल, तभी तो हमारे जेएंडके में सबसे ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अगर बाकी स्टेटों के कंपैरिजन में देखे जाए, जो टॉपर्स में, जो टॉप में आती है नेशनल सिक्योरिटी के इशू में, वो जेएंडके है। हर दूसरे तीसरे महीने में एचएम होम मिनिस्टर यहाँ पे सिक्योरिटी रिव्यू करने आए होते हैं। वो क्यों आते थे? तो इसी चक्कर में अगर वो उसको टॉप प्रायोरिटी रखें तो वो बहुत टाइम बोर्ड में खत्म होगा। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले मेरे को डिफरेंस के लिए पूछा था, एक डिफरेंस को आपको होकर बता दी मैंने। ये दूसरा आ गया इसका एग्जाम कैलेंडर नहीं निकालती एग्जाम कैलेंडर निकालती है ना, 30 दिन पहले बताती है आपका एग्जाम। 30 दिन पहले 30 दिन पहले बताती है कि आपका एग्जाम है। वो भी उससे पहले क्या हो चुका है, 2 दिन बार आए हैं फिर हुए नहीं है। एग्जाम कैलेंडर आए हैं। अच्छा, वो टेंटेटिव कैलेंडर्स आते हैं, साथ में यार ब्रैकेट में लिख देते हैं टेंटेटिव। ठीक है, टेंटेटिव है, वो एसएससी भी करती है, पर जो इनका ना वो भरोसा नहीं कर पाता बच्चा। लेकिन एसएससी भी 30 दिन पहले नहीं बताती है। एसएससी 1 साल पहले बताती है। 1 साल का कैलेंडर एक साथ निकलता है उनका। सबसे बड़ा डिफरेंस जो बताया जाता है, अगर एक बच्चे को पता है कि मैं अभी फरवरी मंथ में हूँ, एक एग्जाम मेरा अगस्त में, दूसरा एग्जाम मेरा सितंबर में, तीसरा एग्जाम मेरा दिसंबर में है, तो उसके हिसाब से तैयारी करता है। इस हिसाब से तैयारी नहीं करता। जो पिछले साल जो मैं देख चुका हूँ, जो पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, एक बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पता चलता वो एग्जाम अभी आया नहीं, दूसरा एग्जाम पहले आ चुका है, फिर उसके 20 दिन पहले 30 दिन पहले उस एग्जाम की तैयारी करता है। मैं तो कहता हूँ फ्रस्ट्रेशन निकलती है ना इस बात के लिए, मतलब करेगा तो करेगा। और ऊपर से हर एग्जाम का सिलेबस भी अलग है और आप अपीयर भी हो ना चाहोगे। और यही तीसरा डिफरेंस है मेरा, जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा डिफरेंस यही है, एसएससी के अंडर सबसे छोटा एग्जाम में कह सकता हूँ मैं, जो 10th 12th लेवल मतलब वो बेसिक कम ग्रेड पे जो होता है, सीएचएसएल का होता है उनका, एमटीएस वगैरह, एमटीएस जो भी होता है। ठीक है, सीएचएस पे उनको जॉब मिलती है, हवालदार भी होते हैं उसमें। तो उसमें जो बच्चा क्लियर करता है ना, उसके बाद आता है सीजीएल, ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, हर साल ग्रेजुएट लेवल पे होता है ना, वो रिपीटर होते हैं, टॉपर होते हैं ना, वो मैक्सिमम रिपीटर होते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे एमटीएस क्लियर किया ना 2021 में, वो ढंग से दूसरी बार पेपर नहीं दे पा रहा। एग्जाम पैटर्न नहीं समझ आ रहा बच्चों को, चेंज हो रहा है, एग्जाम पैटर्न इनका चेंज हो जाता है, सिलेबस चेंज हो जाता है। सिलेबस इतना चेंज है, जैसे डिफरेंस बता रहा हूँ, जो सीएचएसएल में एक बच्चा क्लियर करता है, जो एसएससी के भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, सुनते हो गए, एक बच्चा सीएचएसएल में अपनी जॉब सिक्योर करता है, उसके बाद वो सीजीएल भी क्लियर करता है, एग्जाम पैटर्न समझ जाता है वो किस हिसाब से क्लियर करना है। यहाँ पे हमारे स्टेट में क्या है, जिसने अपनी ड्रीम जॉब नहीं ले पाता, वहां पे अगर किसी की ड्रीम जॉब है सीजीएल में लेना, अगर वो सीएचएसएल में क्लियर करके, मतलब कि 12th लेवल का एग्जाम क्लियर करके वो ग्रेजुएट लेवल को बाद में पास क्लियर कर लेता है। पर यहाँ पे वो जो लक्की कैंडिडेट माना जाता है, जो ड्रीम जॉब लेता है हमारे जेएंडके में, स्पेशली जेकेएसएसबी के अंदर अपनी जो ड्रीम जॉब ले लेना, वो सबसे बड़ा लक्की होगा।
लेकिन ये फर्क कैसे है, मतलब अगर हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सिलेबस तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, पैटर्न ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो इसमें ये कहना कि क्लास 4 में जो बच्चे अगर JNK में जॉब कर रहे हैं वो दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर सकते, इसका मतलब मैं रीजन समझना चाहूंगा, मतलब क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं कर पा रहे बच्चे? टाइम बाउंड, अच्छा, टाइम ही नहीं है, पता नहीं है। अब एक एग्जाम की तैयारी करनी है, उसको पता हो कि मेरा 3 महीने बाद मेरा एग्जाम है, जिस 4 चीज़ महीने की- एग्जाम मेरा बाद है, उस बीच में एक्सपेक्टेड आ जाता है फरवरी चल रहा, मार्च महीने में एग्जाम है, वो छुट्टी लेके या फिर हॉलीडे अप्लाई करके या टाइम को शाम को टाइम निकाल के पढ़ता है, तो कैसे कर पाएगा वो कर ही नहीं पा रहा ना। तो 1 महीने छुट्टी लेकर पता चलता है, मेरा ब्रदर भी है, उसको ये पिछले 2 साल से रनिंग कर रहा है, एक बार आता है रनिंग होने वाली, पीटी पीएसटी होने वाली, अब इसका चल रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी कर रहे होंगे, रनिंग करते हैं, गर्मियों में भी कर रहे हैं, पता नहीं कभी करनी, कोई किसी को पता ही नहीं है। अगर पता हो कि बच्चे को, एस्पायरेंट को अगर पता हो कि मेरा 3 महीने बाद 4 महीने एग्जाम हो, वो अलग लेवल की तैयारी करता तो है। ये तो बहुत वो पता ज्यादा नहीं ही है। खराब हो रहा है, मतलब कि ये तो बच्चे की गलती, जैसे कोई फेल हो रहा है वो तो चलो उसने कम पढ़ा होगा, लेकिन ये जो इस स्टेट की एग्जाम्स में जो रिक्रूटमेंट में जॉब नहीं मिल पा रही, उसमें तो बच्चे की बहुत कम गलती होगी, क्योंकि आप लोग शायद कैलेंडर ही नहीं दे रहे हो टाइम पे, आप एग्जाम टाइम पे नहीं ले रहे हो। तो ये तो बहुत बड़ी वजह है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की। क्यों हमारे जो मतलब पिछले साल जो आया था डेटा आया था कि अनएम्प्लॉयमेंट में टॉप 3 में है शायद JNK, तो शायद ये बहुत बड़ी वजह है। तो हाँ जतिन, इसी मतलब अब अगर हम लोग जो एस्पिरेंट है वो इतना भुगत रहे हैं इन चीज़ों से, मैं ये जानना चाहूँगा इसमें आपके आप तो चलो जो भी एस्पिरेंट है अपने मेंटल हेल्थ तो खराब हो रही है या तंगी हो रही है, तो इसमें आपके एज अ जो पेरेंट्स हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको किसी मतलब सपोर्ट कर पा रहे हैं पेरेंट्स, या उनको भी कितनी दिक्कत हो रही है, मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, पता चले कि गवर्नमेंट को भी पता चले, एजेंसीज को भी पता चले कि सिर्फ बच्चा इफेक्ट नहीं हो रहा है, पूरी फैमिली इफेक्ट हो रही है, सारा सराउंडिंग जो भी है। तो उसके बारे में आप कुछ। जो भी एक इंसान जो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, वो सबसे पहले अगर आप उसको पूछे ना कि उसके पीछे किसका हाथ, वो अपने माँ बाप का हाथ बोलता है कि मेरे माता पिता के सपोर्ट की वजह से, या हर किसी का अपने माँ बाप की वजह से उसका पीछे हाथ होता है। अगर कोई बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, फिर भी उसका पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है, उसको सपोर्ट करने में, ठीक है, सक्सेसफुल होने में नहीं है, सपोर्ट करने में उसके माँ बाप को उसका पीछे उसका सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, तू चल रहा है। तो वो भी कब तक करेंगे, ठीक है। जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी वो तो थोड़ा ज़्यादा तक कर लेंगे, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक होगी वो 4 साल या 5 साल एग्जाम के लिए वेट करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो प्राइवेट में लग जाएगा कहीं। और प्राइवेट में हमारे यहाँ पे तो आपको पता ही है प्राइवेट में क्या हाल है। प्राइवेट में अगर आपको मैं थोड़ा ऊपर से मोटा मोटा बता दूं, डिलीवरी बॉय बन जाओ, स्विगी में लग जाओ, जोमेटो में लग जाओ, वो है प्राइवेट काम। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, स्विगी जोमेटो भी एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, रिस्पेक्टफुल जॉब तो है, हाँ। पर वो प्राइवेट जॉब में और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास। उस बीच में इसमें SBKR की गलती नहीं है, इसमें आती है गवर्नमेंट की। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं है जो पिछले कुछ सालों से हम सुन रहे हैं कि आ रही है, बन रही है, प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं है। घूम फिर के आता है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर। फिर ये बच्चा प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है तो सबसे ज्यादा ऑप्शन पता क्या मिलता है, यही डिलीवरी बॉय, जोमेटो, स्विगी, और यही। और यहाँ पे कौन से आपको से प्राइवेट, जिसने सिंपल ग्रेजुएट किया है, सिंपल जिसने, वो क्या करेगा, जिसने BA किया है वो क्या करेगा? वो तो पेरेंट भी तो भुगत रहे हैं बच्चों के साथ, वो तो भुगत रही है ना, वो सब भुगत रहे हैं। और अगर यही चीज टाइम बाउंड में खत्म हो जाए, उस बच्चे को पता है सिर्फ मैं 6 महीने भुगतूंगा फाइनेंशियल कंडीशन के साथ, उसके बाद मैं अगर अच्छी चीजें लगा के पढ़ गया और मेरी जॉब सिक्योर हो जाएगी, उसको पता ही नहीं है। मतलब जहाँ तक हम एग्जाम देते आए हैं, आप भी एग्जाम देते आए हो, तो हम जैसे ग्रुप्स में कभी होते हैं, हम बच्चे नहीं है, मतलब अगर हम लोग थोड़े बहुत अडल्ट तो है ही है, 26, 25, 28 अगर रिक्रूटमेंट टाइम पे हो जाती है तो शायद जॉब कर रहे होते, कोई ना कोई, कभी कोई सब इंस्पेक्टर होता, कोई विलेज वर्कर होता, कर रहे होते काम। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या हो सकता था, कैसे ये बेहतर हो सकता था, आप हम अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से जितना भी आपको है, कैसे ये बेहतर हो सकता है? एक ही चीज से बेहतर हो सकता है, एक ही चीज से, जैसे अगर ये चीज अगर नहीं की गई तो अब मैं आपको बता दूं हमारा JNK टॉप पोजीशन में आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। तो एज ए स्टूडेंट जो चाहते हैं कि क्या चीजें चेंज हो, मेन पॉइंट बोलूंगा सिर्फ 5 पॉइंट है। उसमें फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि टाइम बाउंड सेट होना चाहिए। टाइम बाउंड सेट होना चाहिए कि एक एग्जाम का कि कितने, मतलब कि अगर 1 डे एग्जाम उसको 4-5 महीने में कर दो, वो 2 टाइम है उसके, जितना टाइम बाउंड सेट करना कर दो, चाहे उसको 6 महीने का करो, साल का करो, 2 साल का, कम से कम बच्चे को पता होगा कि इसमें इतने टाइम में हमारा
पेपर हो जाएगा, तेरा मेरे पास टाइम है तैयारी करने का और कुछ मैं ना करूं। और सेकंड पॉइंट में बोलूंगा एग्जाम कैलेंडर के लिए। एग्जाम कैलेंडर मतलब कि अगर जैसे कि 2-3 साल पहले जो आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं उसके लिए आप सिर्फ 30 दिन दे रहे हो या 45 दिन दे रहे हो, 40 दिन दे रहे हो आप, तो वो कम से कम आपने उसको देखना चाहिए कि कितना पुराना एग्जाम कैलेंडर आप सेट करें। ये आपको मैं नई चीज नहीं बोल रहा करने के लिए, हमारी सेंट्रल एजेंसी एसएसबी यही करती है और बाकी बहुत सारी एजेंसी ऐसे ही करती है, ठीक है, कि वो तो पूरा साल का बता देती है कि जुलाई में ऐसा होगा, अगस्त में ये एग्जाम होगा, सितंबर में ये टाइट होगा, सब कुछ ऐसा। आप एक एग्जाम कैलेंडर बता दो, एक एग्जाम कैलेंडर होता है, कैलेंडर मीन्स पूरा, ठीक है। आप एग्जाम वीक नहीं बताते, हमारे यहाँ पे एग्जाम वीक बताते हैं आपको 3 वीक के बाद ऐसा ये पेपर है, आप एग्जाम कैलेंडर बता दो पूरा का पूरा। और तीसरा पे बता दो कि सिस्टमेटिक वे में आप उसको थोड़ा एग्जाम लीजिए, जो नोटिफिकेशन पहले है आप उसका पहले एग्जाम लीजिए, जो नोटिफिकेशन बाद में आ रही है आप उसका मतलब कि एग्जाम लीजिए। ये ना कि नोटिफिकेशन नंबर आप 2 का पहले ले रहे हो और नोटिफिकेशन नंबर 2 2024 का पहले ले रहे हो, 23 वाला आप पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कर दे। और चौथा पॉइंट में बोलूंगा एग्जाम लेवल, जो एग्जाम का लेवल है ना, जो बच्चे एग्जाम देते जाएंगे पोस्ट लेवल के ऊपर आप उसका एक सेट कर दीजिए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 12th बेस एग्जाम जो क्वेश्चंस पेपर आ रहे थे वो बहुत ज्यादा टफ आ रहे हैं, ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल पे आसान आ रहा है, वो कोई है ही नहीं है, कभी एक बार टफ हो जाता है, कभी एक बार एक सेट कीजिए ना कि 12th लेवल एग्जाम है, ये 10th लेवल एग्जाम है, जिससे वो जेन्युइन बच्चे ही पास हो। ऐसे कुछ मतलब कोई भी बैठा है पहले दिन आके वो भी निकाल के चला जाएगा ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। और जैसे कि अगर आप 12th लेवल का एग्जाम ले रहे हो, वो आप टफ कर दे रहे हो, उसमें जो जिसने वो 12th लेवल की जॉब नहीं लेनी वो बैठ रहा है, वो एग्जाम दे रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज्यादा है कि सब बैठते हैं, ठीक है, चाहे वो कांस्टेबल का हो चाहे छोटे से छोटा एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है, वो बैठते हैं और वो मेरिट ऊपर करके वो पोस्ट ज्वाइन नहीं करते हैं, और उसमें वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। और 5वां पॉइंट मेरा यही है वेटिंग लिस्ट के ऊपर, 5वां पॉइंट ये है कि आप एग्जाम को इकट्ठा बल्क में नहीं ना लीजिए। अब जैसे कि नोटिफिकेशन नंबर 1 पहले आ रही है, आप उसका पहले ये ना कि आप सीधे 4-5 मेन एग्जाम जो बड़े बड़े, जैसे लास्ट टाइम मैंने 2023 में भी किया था, इकट्ठे ले लिए सारे के सारे एग्जाम, पिछले 3-4 महीने के टाइम बाउंड में इन्होंने सब कुछ इकट्ठा ले लिया। उसमें ये हो रहा था कि एक की जो मतलब कि एक बच्चा 2-3 एग्जाम क्लियर कर रहा था, और हमारे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट अलग से होता है। अब जो वेटिंग लिस्ट की टर्म एंड कंडीशंस आई हैं वो भी कुछ अलग सी हैं, जो ज्वाइन नहीं करेगा उसमें चलो डीप में जाना नहीं चाहूंगा, जैसे आपको एसएससीआरबी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो आप ये 5 चीज अगर आप चेंज कर देते हैं, जो मैंने बताया, पहला आपको टाइम बाउंड, दूसरा आपका एग्जाम कैलेंडर, तीसरा सिस्टमेटिक वे में, और चौथा में आपको एग्जाम लेवल सेट कीजिए, और 5वां अपना जो इकट्ठे एग्जाम लेते हो कि एक ही बच्चा सब में मतलब बैठ के और एग्जाम क्लियर कर देता है, वो चीज अगर आप 5 चीजें चेंज करते हो तो बहुत 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 ज्यादा फर्क आ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। हाँ चलो, मतलब ये तो मतलब बहुत अच्छे पॉइंट दिए जितिन, मेरे को भी बिल्कुल सहमत हूँ आपसे जो भी बोला। इसी चीज के साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि एज ए एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट और एज एन एडल्ट, जैसे कि हम लोग 27-28 यहाँ पे जो भी बच्चे हैं 25 से अबव हैं बच्चे, तो काफ़ी अच्छे हैं। अभी अगर सब अच्छा चल रहा होता है, सब जॉब लग गई होती, तो सब अडल्ट है, तो हम लोग अपने हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट इस चीज़ में जेकेएसएसबी की हेल्प और हम एस्पिरेंट्स की क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे थोड़ी सी बेहतर हो चीज़ें? हेल्प तो क्या बोलूँगा मैं, जो कर सकती है गवर्नमेंट ही कर सकती है, ठीक है, और गवर्नमेंट चाहे वो कुछ भी कर सकती है, बहुत कुछ बिना मतलब कि वो सब कुछ गवर्नमेंट जब सोच नहीं सकते वो गवर्नमेंट वो चीज कर सकती है, ठीक है। जो अब भी एज एस्पेरेंट मैं बताऊंगा, जो एस्पेरेंट सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल ये होना चाहिए, आप कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी सेट कर दो, आपको एक टाइम बाउंड दे दो, आप फिर से टाइम पे बात आ गई, आजकल कहते हैं पैसों से ज्यादा कीमती टाइम होता है, ठीक है, तो टाइम दे दो आप जैसे कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे मतलब कि सेक्रेटरी की तरफ से मतलब पोस्टें आती है, एसएससीआरबी को देती है, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी को देती है कि हमें इस पे रिक्रूटमेंट चाहिए, आप कम से कम उसको सामने टाइम भी बताइए, हमें ये 1 साल के अंदर चाहिए, हमें ये 1.5 साल के अंदर चाहिए, 15 महीने के अंदर चाहिए, 18 महीने के अंदर चाहिए, ठीक, कम से कम वो भी तो बताओ। अगर वो उसमें नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी सेट कर दो, कोई अकाउंटेबल होना चाहिए, ठहराना चाहिए किसकी वजह से, और कम से कम उनसे आप रिटर्न में ये लीजिए कि आप क्यों नहीं किया, ठीक है। आप मतलब कि 2-3-4 साल बीच में सूखा पड़ा रहेगा और इकट्ठे आएंगे, फिर आप थपथपाई करोगे, वाह क्या यार आपने क्या जॉब किया, 8,000 दे दी, 5,000 दे दी, 3,000 दे दी, 4 साल का गैप, रिजर्व तो कैंडिडेट बाहर हो गया ना। अगर एग्जाम लेट हो इतना टाइम तो वही रुकेगा जिसके पास पैसा है, गवर्नमेंट पोस्ट दे रही है, बच्चे एग्जाम के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है, बच्चे तो यही कह रहे हैं कि एग्जाम एस्पिरेंट क्या करता है, एग्जाम लो, और बीच में कौन लेट कर रहा है, एजेंसी लेट कर रही है ना। अगर एजेंसी नहीं, ठीक है, एजेंसी लेट नहीं कर रही, फिर किसकी वजह से लेट हो रहा है, कोई कौन अकाउंटेबल है, हम किससे बात करें, कौन किसे ठहराएं, किसकी वजह से लेट हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर किसी पे कोर्ट केस हो जाता है, कोर्ट पे अगर स्टे लग जाता है तो वो बात अलग है,
वो तो है, वो तो कुछ नहीं बोल सकते, वो सब जुडिस मैटर हो जाता है, वो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जो नहीं है उसका, नहीं उसका तो ठीक है, गवर्नमेंट ये करे, अगर सिर्फ इतना सा काम कर दे ना कि इसको प्रायोरिटी बेस पे रख दे कि हमें ये कर रहे हैं, हमें ये 9 महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर हमें ये पॉजिटिव फील्ड चाहिए, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमारी सिस्टर्स है यहाँ पे JNK में, अपने मतलब बहनों के बारे में ये बोलूंगा कि जब ये टाइम बोर्ड सेट नहीं ना होता, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जब वो फॉर्म फिल करती है, वो कुंवारी होती हैं, पेपर देने जाती है, तो अपनी जब शादी के बाद बच्चों के सामने पेपर देने जा रही होती है, ठीक है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट, वो डिजर्विंग स्टूडेंट के बीच में स्पेशल यही बोलूंगा, हमारी डिजर्विंग जो लड़कियां ना, डिजर्विंग जो बेटियां हमारी यहाँ की जो JNK की, वो बहुत ज्यादा पीछे रहे। आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा, JKPSC में कम से कम 700 लड़कियों ने क्वालिफाई किया था PTPST, पर कम से कम 100 से 150 लड़की ऐसी थी जो देने नहीं आई PTPST, और कुछ ऐसी थी वो तब कुंवारी थी जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था, तो शादी दूर दूर तक नहीं थी, पर उनकी शादी भी हो गया, बच्चे भी, तो PTPST देने आ रहे हैं, उनके बारे में सोचो कितना। और जिसकी नहीं हो रही है उसके घर पे लड़का 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक वेट कर सकता है। ठीक है, अभी जो रेस रिलैक्सेशन मांग रहे हैं 130 लड़कों ने कोर्ट में गए हुए हैं, लड़की एक भी नहीं है, उनको पता है वो नहीं वेट कर पाती है। हमारे यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहते हैं कि जो 32, 33, 34 में यहाँ पे लड़के शादी कर रहे हैं यहाँ पे, उनको 25 से 27 या 28 या 28 बहुत ही सीरियस मैटर है जितनी ये मतलब लड़कियों की। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एज ए पेरेंट की जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे आज, वो पेरेंट ही सोच सकता है, वो कोई और नहीं सोच पाएगा। वो लड़की चली जाएगी ना, मैं अपने आंखों से देखा होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां क्विट कर देती एग्जाम को, नहीं कर पाती, फैमिली का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, मतलब शादी हो गई है, हाँ, उनको प्रेशर तो अलग ही है, और जिनकी नहीं हो रही है, वो जिनकी नहीं हुई है और उनकी हो रही है, वो कैसे कम्पीट करेंगी, कैसे दौड़ने जाएंगी? समाज में तो है, मतलब हम लोग इसी मतलब उस बीच में पता भी नहीं है। जो मैं आपको कह रहा था, एक पॉइंट रखा था कि मैंने एक टाइम बोर्ड से एग्जाम कैलेंडर बता दो 6 महीने बाद, हाँ अगर अभी मार्च चल रहा है, मेरा नवंबर में एग्जाम है, घर वालों को लड़की कम से कम बोल लो तो सही नवंबर में एग्जाम है, आगे से घर वाले बोलते हैं कि यार पता नहीं एग्जाम कब होगा, 3 साल हो गए तुमने फॉर्म फिल किया, पता नहीं कब होगा, कम से कम ये होता। स्पेशली ये मेरी मतलब ये बहुत ही सीरियस मैटर है, जो बहुत ज्यादा एक्चुअली जो गवर्नमेंट को, जो भी एजेंसीज हैं और लोगों को भी सामने आना चाहिए, बात रखनी चाहिए। अभी तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, इलेक्ट हुई है गवर्नमेंट, हमारे हैं CM है, हमारे डिप्टी CM है, LG भी है, सेंटर में हमारी मतलब अपनी तब होगा रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट सेट कर दे प्योरिटी बेस पे कि हमें रिक्रूटमेंट चाहिए टाइम में चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, ये नहीं कि इलेक्शन पे चाहिए, ये कैंपेन में चाहिए। अगर सिर्फ उसके लिए चाहिए तो बात अलग है, अगर वो सीरियसली चाहिए तो सीरियसली अगर यूथ के लिए अगर गवर्नमेंट बोल रही है लेकिन वो करके दिखाना चाह रही है, तो यही सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि एक माध्यम है जिसके जरिए आप दिखा सकते हो कि गवर्नमेंट यूथ के साथ है। अगर सीरियसली, अगर एक पॉइंट में और रखूंगा यहाँ पे, अगर सीरियसली गवर्नमेंट चाहती है कि लड़कियों के लिए सही रहे, वो उसको बस का किराया माफ करने से कुछ नहीं होगा। हाँ। अब टाइम बाउंड में एग्जाम ले लो, वो नौकरी ले लेगी, वो किराया देने लायक खुद बन जाएगी, और थोड़ी देर में वो अपनी गाड़ी भी ले लेगी। ठीक है, आप इतना सेट, वो फ्री से कुछ नहीं होगा उसको, आप नौकरी दे दो वो सब कुछ खुद कर लेगी वो। इसी के जरिए जितिन, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि हमने इतनी सब बात की, एक आखिरी बात जो मेरे को लगता है कि जो स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था कि हम एस्पिरेंट के लिए ये लाए हैं ये पॉडकास्ट, और ये हमारा पहला एपिसोड इसलिए स्पेशल है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा एज एन एस्पिरेंट भी कि आपको क्या लगता है कि जो नए बच्चे स्टेट एग्जाम्स के लिए आ रहे हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे इसको अप्रोच करें या क्या अलग करें कि आप इस सिचुएशन में ना फंसे जिसमें 4 साल 5 साल से जो दूसरे बच्चे हैं, जो पुराने एस्पिरेंट थे वो फंसे हैं, हम लोग जैसे बच्चे फंसे थे। बहुत, एक तो मैं आप पहले बताऊंगा जो मेरे एज ग्रुप के थे, मेरे कॉलेज मेट थे, जब हम इकट्ठा, जो मेरे एज ग्रुप के हैं, ठीक है, उस पर सबसे पहले बताओ तो उनको तो बैड लक लगा लो। पहले जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुई तो पहले तो 370 रिवोक हो गया, उसमें नेट बंद रहा, फिर उसके बाद कोरोना आ गया। वो जो पीक होती है ना ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम क्लियर करने की, वो सब तो 370 और उसमें नेट बंद में और कोविड में चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो सफर कर ही रहे हैं, बट जो अभी कर रहे हैं, जो अभी तो पिछले 1-2 साल से कर रहे हैं, उनको मैं बस इतना ही बोलूंगा, जैसे कि अगर आपने नया स्टार्ट किया हुआ, अब टोटली स्टेट एग्जाम पे डिपेंड मत रहो। जो हम बात कर रहे हैं चेंज करने के लिए, बहुत बड़ा चेंज है कि अब टोटली स्टेट एग्जाम पे डिपेंड ना रहो, साथ साथ में आप सेंटर की एग्जाम की तैयारी करते रहो। अगर आपने सोचा होगा कि मेरे को सरकारी नौकरी लेनी है, तो आप सेंटर, हमारे साथ थे कुछ लड़कियों ने सेंटर का भी रखा, वो आज चले बहुत जा चुके हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर जाने वाले हैं, उनका मतलब बनने वाला कुछ ना कुछ।
तो आप भी ये करें कि टोटली डिपेंड स्टेट पे ना रहें, स्टेट को आप सेकंड ऑप्शन रखें, अगर आपको मिलती है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो आप अपना सेंटर पे रखें। तो ये है एस्पायरेंट का। तो थैंक यू सो मच जतिन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन थैंक यू हमारा मतलब इतनी सही जानकारी और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। ऑल द बेस्ट हम दोनों को भी कि हम लोग ये पॉडकास्ट जो हमारे आने वाले जो देखने वाले हैं उनको अच्छा लगे, और हम दोनों चाहेंगे कि आगे ऐसे एपिसोड्स लेके आए जो हेल्प करें हमारे JNK के यूथ को, या जो भी आगे देख रहा है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच जतिन। थैंक यू सर। और Thank सर you, मैं इतना नमस्कार। भी ये बोलना चाहूंगा कि मैं अगर आपको से इस पॉडकास्ट से या इस वीडियो से अगर आपको या डिस्कशन से आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे लिए ठीक थी, या आप अपने साथ कंपेयर कर पा रहे हो हमारी सिचुएशन, मैं सिर्फ अपनी सिचुएशन नहीं बता रहा था, आप पूरी की पूरी एस्पायरेंट की बता रहा था, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि हमें इस पे क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए थी। जो भी आपका फीडबैक है प्लीज दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त जतिन डोगरा।